स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हमने साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैस और एक स्पेसिफिक लेंथ के थ्रेड पे मुश्तमिल होता है या स्ट्रिंग पे मुश्तमिल होता है। ये लटक रहा होता है और अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ये ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, यानी कि अपनी मीन के पोजीशन के अलोंग जो है ये आगे पीछे हरकत कर सकता है। अब जब ये ऑसिलेट करता है तो इसकी ऑसिलेशन का फिक्स्ड टाइम, हर एक ऑसिलेशन का फिक्स टाइम होता है और उस टाइम को हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। और उसी ऑसिलेशन के दौरान ये मीन पोजीशन से, जैसे कि साथ वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि इस डिस्टेंस को जो वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान कवर करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। अब हमने इस प्रैक्टिकल में ये देखना है कि क्या अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तब्दील करके ऑसिलेट करवाएं, यानी कि या तो मीन पोजीशन के करीब से ऑसिलेट करवाएं पेंडुलम को, या फिर फासला ज़्यादा करते हुए ऑसिलेट करवाएं पेंडुलम को, ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट करें, तो क्या टाइम पीरियड में कोई फ़र्क आएगा या नहीं। और एट दी एंड हम देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं आता टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड की इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। इसमें एल जो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को। तो इस फार्मूले के मुताबिक भी हमें नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पे डिपेंडेंट है या ग्रेविटेशनल एक्सलेशन पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसकी, और हमने इसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी प्रूव करना है। प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स चाहिए होगा, यानी कि क्या चीज़ें हों जो हम इस्तेमाल करें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। फिर हम प्रोसीजर की तरफ आएंगे, प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर के दरमियान में जो रीडिंग्स यानी कि मेजरमेंट्स लेंगे, फिर उन्हीं मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशंस करेंगे और फाइनली रिजल्ट देखेंगे। और रिजल्ट में फिर हम ये देखेंगे कि क्या मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स के लिए टाइम पीरियड की वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं या फिर टाइम पीरियड की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स में हमें एक मेटल बाब चाहिए होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ हुक भी अटैच होता है, स्फेरिकल मेटल बाब है। इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना होगा और ये हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक अलग से प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर्स की मदद से रेडियस फाइंड आउट करने का तरीकाकार डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से रेडियस फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। और इस बाब को हम एक थ्रेड के साथ अटैच करेंगे, यानी कि थ्रेड बांधेंगे इसके हुक के साथ। तो इस तरह से हमें थ्रेड यानी कि धागे की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और धागे का एक सिरा हम इस पेंडुलम के हुक के साथ अटैच करेंगे और दूसरे सिरे को हम स्टैंड के साथ फिर एडजस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे लेंथ फिक्स हमें चाहिए होगी थ्रेड की, और थ्रेड की लेंथ प्लस साथ में हुक की लेंथ भी हम देखेंगे, और ये लेंथ हम चेक करेंगे एक मीटर रॉड की मदद से। तो इस तरह से हमें लेंथ चेक करने के लिए मीटर रॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर पेंडुलम को लटकाने के लिए स्टैंड चाहिए होगा और इसके साथ साथ हमें एक क्लैंप भी चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक कॉर्ड को इस क्लैंप को स्टैंड के साथ एडजस्ट करते हुए एक कॉर्ड को इस क्लैंप में से गुजारेंगे, जिसके दरमियान होल होगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और थ्रेड का दूसरा सिरा जो है वो इस कॉर्ड में से गुजार के पेंडुलम को लटकाएंगे। ऑसिलेशंस का टाइम चेक करने के लिए हमें स्टॉप वॉच की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे स्टॉप वॉच भी हमें चाहिए। तो ये ऑपरेटर्स हमें चाहिए। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने जो मेटल बाब है इसका रेडियस फाइंड आउट करते हुए, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड आउट करते हुए नोट डाउन कर लेना है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने नोट डाउन कर लिया हुआ है। बाब का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आया है। अब उसके बाद जो थ्रेड की लेंथ और उसके साथ साथ हुक की लेंथ मैंने चेक की, यानी कि फिक्स लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस उसके साथ हुक की लेंथ। तो ये मैंने दोनों की कंबाइन लेंथ चेक की
और ये 79.5 सेंटीमीटर मेरे पास आई। अब टोटल लेंथ पेंडुलम की जो है वो मैं लूँगा, और टोटल लेंथ लेने के लिए ये थ्रेड और हुक की लेंथ को मुझे शामिल करना होगा रेडियस ऑफ बॉब के साथ। तो एडअप करूँगा 79.5 को 0.5 के साथ, तो 80 सेंटीमीटर पेंडुलम की टोटल लेंथ मेरे पास आ रही है। अब पेंडुलम को हमने यानी कि एडजस्ट कर दिया है उसकी एक फिक्स लेंथ के साथ स्टैंड पे। बाकी प्रोसीजर में एक एनिमेशन की मदद से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बाब को लटका दिया है थ्रेड के फिक्स लेंथ ऑफ थ्रेड के साथ। लेंथ वगैरह मैंने मेजर कर ली है। स्टॉप वॉच मेरे पास है, रीसेट कंडीशन में है, यानी कि 0 0 पे है। अब सबसे पहले तो मैं एक मीटर रॉड लेते हुए, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं टेबल पे मार्क करूँगा। और मार्क मुझे ये करना होगा कि मैं 3 मुख्तलिफ पोजीशंस एडजस्ट करूँगा, यानी कि मार्क कर लूँगा। मीन पोजीशन से 3 मुख्तलिफ फासले ले लूँगा, और फिर बारी बारी जो कि मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, और बारी बारी फिर पेंडुलम को उन एम्पलीट्यूड्स पे रखते हुए ऑसिलेट करवाऊंगा। और हर एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करते हुए मैं टाइम नोट करूंगा 10 ऑसिलेशंस के लिए। तो मैंने रॉड रखकर मैंने मार्किंग कर ली टेबल पर चाक की मदद से, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला पहला मैंने तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक मीन पोजीशन से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का मैंने जो है फासला लिया। फिर उसके बाद अगला 15 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद अगला 20 सेंटीमीटर का। तो 10 पे ऑसिलेट करवाना है तो ये पहला एम्पलीट्यूड होगा, और उसके लिए टाइम मैंने नोट करना है। फिर उसके बाद 15 पे ऑसिलेट करवाना है तो ये दूसरा एम्पलीट्यूड होगा, उसके लिए टाइम मैंने नोट करना है 10 ऑसिलेशंस का। इसी तरह से फिर 20 पे ऑसिलेट करवाना है तो उसके लिए ये तीसरा एम्पलीट्यूड होगा, तो उसके लिए मैंने फिर टाइम नोट करना है 10 ऑसिलेशंस का। मैं बाब को सबसे पहले पहले वाले एम्पलीट्यूड यानी कि 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करवाऊंगा इसकी मीन पोजीशन से, यानी कि इस मार्क तक बाब को लेके आऊंगा और फिर छोड़ दूंगा। पहली ऑसिलेशन में फ्री जाने दूंगा, और अगली ऑसिलेशन जैसे ही बाब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा, और 10 तक काउंट करूंगा। और जब काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो साथ ही स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दूंगा, और जैसे ही मैं 10 काउंटिंग कंप्लीट करूंगा स्टॉप वॉच को ऑफ कर दूंगा। तो मैंने डिस्प्लेस करवाया पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा कि पहले मैंने 10 सेंटीमीटर तक ले जाके यानी कि मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक ले जाके ऑसिलेट करवाया पेंडुलम को, और 10 ऑसिलेशंस का टाइम मैंने देखा, जो कि स्टॉप वॉच पे मेरे पास 17.856 आ गया। इसको मैं राउंड ऑफ करते हुए 17.9 लूँगा, और ये रीडिंग मैं नोट डाउन करूँगा टेबल में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैंने 10 सेंटीमीटर एडजस्ट किया था। पहली दफ़ा 10 ऑसिलेशंस के लिए मेरे पास टाइम आया 17.9 सेकेंड। फिर मैंने उसी एम्पलीट्यूड पे दोबारा से पेंडुलम को ले जाते हुए ऑसिलेट करवाया, और 10 ऑसिलेशंस का फिर से टाइम नोट किया, तो मेरे पास वो टाइम फिर से 17.9 ही आया, जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। अब इसी एम्पलीट्यूड के एक ही एम्पलीट्यूड के लिए 2 दफ़ा जो मैंने टाइम नोट किया है 10 ऑसिलेशंस का, इसका मैं मीन फाइंड आउट करूंगा। और मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों टाइम को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मेरे पास मीन जो है वो 17.9 सेकेंड ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इस मीन टाइम को इस्तेमाल करते हुए जो 10 ऑसिलेशंस का टाइम है, 10 वाइब्रेशंस का, मैं टोटल टाइम को टोटल ऑसिलेशंस पे डिवाइड करूंगा ताकि मुझे टाइम पीरियड मिल सके। तो टोटल टाइम को टोटल ऑसिलेशन यानी कि 17.9 को 10 पे मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास टाइम पीरियड यानी कि एक ऑसिलेशंस का जो टाइम होगा 1.79, वो मेरे पास आ गया टाइम पीरियड। अब मैं प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा एक नए एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करवाते हुए पेंडुलम को।
पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन पे मैंने एडजस्ट किया और साथ में स्टॉप वॉच को भी रीसेट कर लिया। अब मैं पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाऊंगा और इस दफ़ा मैं उसको डिस्प्लेस करवाऊंगा 15 सेंटीमीटर तक, यानी कि अब ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 15 सेंटीमीटर होगा। और स्टूडेंट्स, पेंडुलम की लेंथ वगैरह जो है वो पहले वाली ही है, यानी कि लेंथ में कोई चेंजिंग मैंने नहीं की। अब मैंने डिस्प्लेस करवाया 15 सेंटीमीटर तक, छोड़ूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी और टाइम मेरे पास आ रहा है 18.064। इसको राउंड ऑफ करते हुए 18.1 लूँगा, टेबल में नोट डाउन करूँगा और साथ में अब की दफ़ा का जो एम्पलीट्यूड यानी कि 15 सेंटीमीटर है ये भी नोट डाउन करूँगा। मैंने फिर से ये रीडिंग्स मैंने नोट डाउन कर ली और उसके बाद फिर से इसी एम्पलीट्यूड पे यानी कि 15 सेंटीमीटर तक ही ले जाते हुए पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया और ऑसिलेट करवाते हुए फिर से मैंने टाइम देखा 10 ऑसिलेशंस का, तो वो मेरे पास आया 17.7। अब मैं इन दोनों टाइम्स का मीन फाइंड आउट करते हुए फिर टाइम पीरियड लूँ कैलकुलेट करूँगा। तो मीन मेरे पास 17.9 आया और टाइम पीरियड 1.79 आ गया। फिर से मैं प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा, इस दफ़ा फिर मैं एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ और रखूंगा ऑसिलेशंस का, यानी कि नई पोजीशन से जो है वो ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडुलम को। तो आप देख रहे हैं कि पेंडुलम वही है, उतनी ही लेंथ है और वही बाप है। और अब मैं पेंडुलम को डिस्प्लेस करवाऊंगा। हमने स्टॉप वॉच को भी रीसेट कर लिया है। पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करवाऊंगा उसकी मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर तक छोड़ दूंगा और ऑसिलेशन काउंट करते हुए टाइम पीरियड देखूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी और अब का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है यानी कि 20 सेंटीमीटर वो भी मैं देख नोट डाउन करूंगा और 10 ऑसिलेशंस के लिए इस एम्पलीट्यूड के लिए जो टाइम मेरे पास आया है 17.9 ये भी मैं नोट डाउन करूंगा। और उसके बाद फिर से मैं इसी एम्पलीट्यूड पर लाते हुए मैंने पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया और दोबारा से टाइम देखा 10 ऑसिलेशंस का। तो वो मेरे पास जो टाइम आया है वो 17.8 आया। फिर मैंने दोनों को ऐड अप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए मीन निकाला, राउंड ऑफ करते हुए 17.9 पुट किया, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया तो 1.79 आया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से 3 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स के लिए ऑसिलेट करवाते हुए टाइम पीरियड चेक किया। आप ज़रा गौर करें कि एम्पलीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ है हर दफ़ा, लेकिन टाइम पीरियड हर दफ़ा एक ही आ रहा है। तो इससे फिर हमें जो है वो ये पता चलता है प्रैक्टिकली कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड नहीं करता।